1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि डॉलर से जो गोल्ड का संबंध था, कितने डॉलर में कितने वेट का गोल्ड होगा, वो रिलेशनशिप उन्होंने खत्म किया और डॉलर को फ्री फ्लोइंग कर दिया कि वर्ल्ड करेंसी मार्केट में वो अपनी वैल्यू खुद से फाइंड आउट करे। इसके बाद से डॉलर लगातार दुनिया में अपनी अपनी जगह ट्रेड होता रहा। डॉलर में कई सारे ट्रेड्स होते रहे। दुनिया का 60% रिजर्व्स डॉलर में अभी भी देशों के पास होगा। लेकिन अब अचानक से एक चर्चा शुरू हुई जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत भागने लगे, नए रिजीम आया, ट्रम्प साहब ने चार्ज लिया, तो ये होने लगा कि गोल्ड को लेकर के बहुत कुछ होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन किया जा सकता है गोल्ड जितना रिजर्व है यूएस के पास। कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड फिर से वापस लाया जा सकता है। इधर गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी से भाग रही हैं। इंग्लैंड में कुछ कुछ खबरें ये भी सुनते हैं कि वहां पे फिजिकल गोल्ड की क्राइसिस है, मिल नहीं रहा है। 6 हफ्ते 8 हफ्ते की वेटिंग चल रही है। इधर कॉमेक्स न्यूयॉर्क में देखेंगे तो भारी मात्रा में गोल्ड यूएस की तरफ आ रहा है। ये सब चल क्या रहा है गोल्ड में, इसको समझते हैं। और इसको समझाने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रितेश जैन जी, जो कनाडा में रहते हैं और पाइन ट्री और विजन के फाउंडर हैं। रितेश जी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि आप हमारे साथ जुड़े। और चूंकि आप मैक्रो ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इकोनॉमीज की, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो हमें ये सब दोनों बड़े खास मुद्दे समझाए जो टॉप ऑफ द माइंड दुनिया के सारे इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहे हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है और ट्रम्प साहब ये जो टैरिफ की उन्होंने एक राज शुरू किया है, इसमें क्या होने वाला है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले सब अपनी गोल्ड की मुझे कहानी समझाइए कि ये गोल्ड में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आपको इसके 3 कारण बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका नियरेस्ट कारण है वो 2022 का है। फिर हम लोग 1972 की बाद में बात करेंगे, पहले 2022 की बात करते हैं। 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर हुआ चालू फरवरी में, बट G7 ने एक डिसीजन लिया कि जो रशिया की अराउंड $400 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, डॉलर में होती है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मोस्टली, तो वो जो रिजर्व्स है जो यूएस में न्यूयॉर्क में रहती है, इंडिया में भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इंडिया में नहीं है क्योंकि वो इंडियन रुपी में नहीं है, वो डॉलर में है। और अगर डॉलर में है तो वो आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में होती है और वो होती है यूएस में। तो G7 ने डिसाइड करा हम इनकी जो रिजर्व्स है वो जब्त कर लेंगे, और उन्होंने जब्त कर ली उसकी रिजर्व्स रशिया की। हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ ये चीज कि आप किसी और कंट्री की रिजर्व्स, चाहे कितनी भी लड़ाई वगड़ाई हो गई, अपने रिजर्व्स आपने किसी की जब्त कर ली। उस दिन पूरी दुनिया के देशों को में एक डर आ गया सेंट्रल बैंक्स में, यार कल की डेट में अगर हम लोग यूएस की राइट साइड में नहीं हुए या G7 की राइट साइड में नहीं हुए तो क्या हमारी भी रिजर्व्स जब्त हो सकती हैं? वैलिड है ना? आज इंडिया कैन बी ऑन द रॉन्ग साइड, इंडिया कैन आल्सो फील दैट थिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएस डॉलर और डॉलर के बदले वो यूएस बॉन्ड्स में डालते थे, उन्होंने इंक्रीमेंटली ये पैसा गोल्ड में डालना चालू कर दिया। चाइना को तो ये 2014 में ही समझ में आ गया था। चाइना ने 2014 के बाद यूएस बॉन्ड्स खरीदे ही नहीं है, उसने धीरे धीरे अपना गोल्ड में अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी। तो अगर आप चार्ट भी देखोगे ना तो 2022 के बाद का चार्ट गोल्ड का कुछ अलग लगता है, जहां पर एक अपने आप एक डिमांड आ गई है गोल्ड की ग्लोबल सेंट्रल बैंक से। आरबीआई ने भी अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाई, ये चीज पहली। दूसरी चीज, लेट्स गो टू 1972, ये गोल्ड रीवैल्यूएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यूएस के पास 8,100 टन सोना है, विच इज मोर देन द नेक्स्ट 3 सेंट्रल बैंक्स पुट टुगेदर। वो सोना $42 और कुछ सेंट पे वैल्यूड है 1972 के प्राइस पे। ओके, नाउ आज की डेट के अंदर क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि यूएस का डेट इतना ज्यादा है और हमें इस डेट से निकलना है, हमें ग्रो करना है, हमें मिडिल क्लास को टैक्स कट देना है, हमें इंसेंटिव देने हैं फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो आकर मैन्युफैक्चर करें यूएस में। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें पैसे की जरूरत है। तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो एक एकेडमिक नहीं है, जो इंडस्ट्री से आए हैं, एक अच्छा खासा हेज मैनेज करते थे इससे पहले, जिनको की पूरी नॉलेज है, कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट मारा कि वी विल मोनेटाइज
यूएस एसेट्स। इंडिया में याद है आपको, जब हम मोनेटाइज की बात करते थे, डिसइन्वेस्टमेंट की वगैरह सब बात कर रहे होते थे, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट्स, तो हाँ, इनके पास भी लैंड वगैरह सब कुछ होगा, बट सब चीज में टाइम लगता है। सबसे आसान चीज क्या है, आपके पास गोल्ड है, और पता है गोल्ड फेडरल रिजर्व बैंक के पास नहीं है, इंडिया में गोल्ड आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, आप ध्यान रखेंगे तो। इन यूएस gold is with US Treasury, not with Federal Reserve. So Scott Bessent is the rightful owner of this gold, and Federal Reserve is not. In India, RBI is the rightful owner of the gold, and Government of India is not. It's a बहुत बड़ा डिफरेंस है ये गोल्ड इनकी बुक में $42 पे है। तो ये मार्केट में डिस्कशंस चल रही हैं कि क्या ये आदमी जिसने गोल्ड के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में भी गोल्ड ओन करता है, क्या ये गोल्ड को $42 से करंट लेवल पे वैल्यू करके आप उसे वैल्यू कर सकते हो? कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुद का गोल्ड और करंट प्रॉफिट पे वैल्यू कर रहे हो, आप वैल्यू करके उतना ही पैसे की वैल्यू अगर आपकी बढ़ जाएगी आपकी एसेट साइड पे, तो फेडरल रिजर्व को उतना ही पैसा प्रिंट करके आपको देना पड़ेगा, आप वैल्यू कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो अगर आप वो $2,900 पे अगर आप उसे वैल्यू करते हो, तो आपको ओवरनाइट 760 बिलियन डॉलर की रिजर्व्स, सोचो, मनी प्रिंटेड and put it into Federal Reserve Bank account, which is with put it in US Treasury. It's like US government, it's like Indian government getting a $760 billion from Reserve Bank of India overnight in their account, and they can do whatever they want with that money. Overnight, आपके पास 700-800 बिलियन डॉलर आ जाएगा। 800 बिलियन डॉलर आने से आपका कुछ फॉर द टाइम बीइंग आपके फाइनेंसेस थोड़े अच्छे लगेंगे, हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ जाएं क्योंकि आप बोरो कम करोगे, आप डॉट से अपनी स्पेंडिंग भी कम कर रहे हो। तो मार्केट में ये न्यूज आ रही है कि ये सबसे आसान चीज है करनी, और क्यों नहीं करने का, इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है करने का। तो एक डिफरेंस ये आ रहा है, और उसके पीछे तीसरी चीज आ गई कि यार अगर गोल्ड रीवैल्यू करना है या हो सकता है, तो लेट्स मूव द गोल्ड फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। So there is a slight premium in New York compared to London. कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट है, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, उस पर तो मेरे ख्याल से अगली बॉलीवुड मूवी बन सकती है कि आप किसी प्लेन में बैठे हो लंदन से हीथ्रो से न्यूयॉर्क के लिए, हो सकता है उस प्लेन में 2-3 टन सोना हो। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि आप एक सोने के साथ ट्रैवल कर रहे हो उस एयरप्लेन में। इट इज पॉसिबल दैट, लोग ना फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं, इट इज पॉसिबल सम इनसाइडर्स नो अबाउट इट, दे वांट टू ओन द गोल्ड। देखो पेपर गोल्ड की आज कोई वैल्यू नहीं है। आज इंडिया ने क्यों अपना गोल्ड यूके के बदले धीरे धीरे मंगवाना चालू कर दिया वापस? आप रखते थे ना यूके में, जर्मनी ने अपना गोल्ड वापस मंगवाना चालू कर दिया, क्योंकि अगर गोल्ड आपके पास नहीं है तो गोल्ड आपका है ही नहीं, गोल्ड आपका है ही। वेनेजुएला का गोल्ड यूके ने जब्त कर लिया, किसको पता भी नहीं है, और वो दे भी नहीं रहे वापस। सेम वे रशिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स G7 ने जब्त कर ली, वो दे ही नहीं रहे वापस। तो इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को भी डर लग गया, अरे यार अपना गोल्ड अगर लंदन में रखा हुआ तो अपना गोल्ड नहीं है जब तक अपने पास नहीं है। सेम वे इट इज पॉसिबल, देयर आर सम इनसाइडर्स हु नो कि यार गोल्ड रीवैल्यू भी कर दिया या और ऊपर अगर जाने वाला है तो गोल्ड की कस्टडी ले लेते हैं ना। बट गोल्ड या तो न्यूयॉर्क में रहता है या लंदन में रहता है, या फिर उसको आप एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में आप करना चाहते हो तो वो स्विट्जरलैंड में होता है। तो लंदन और स्विट्जरलैंड से गोल्ड भी न्यूयॉर्क मूव कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। काफी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, काफी कुछ स्कॉट बेसेंट बिकॉज उनके बैकग्राउंड की वजह से, और काफी कुछ ये भी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। तो आपने टैरिफ की जो बात करी, उनको पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। पैसा कहां से आएगा? आप हवा से पैसा नहीं ले सकते बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ तो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपके पास तो $42 पे रखा हुआ है, आप सिर्फ रीवैल्यू कर दो करंट भाव पे,
और हर 3-6 महीने में रीवैल्यू करते रहो। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल्ड है वो करंट भाव पे वैल्यू होता है। Why can't US Treasury do it? So that is now more and more people thinking about it. Whether it happens or not, we do not know. But gold has entered the monetary system. What does that mean? US बोल रहा है यार मैं थक गया हूं अभी, ना मैं अपना जीडीपी तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ना ही मैं वो शिपिंग लाइंस को मैं सेफ रखना चाहता हूं, ना एयरक्राफ्ट करियर में तुम्हें देना चाहता हूं, ना ही मैं करंट अकाउंट डेफिसिट रखना चाहता हूं. It is the responsibility of the reserve currency to carry the burden of the world. How so? Right. कि मैं अपना जीडीपी दूसरे के साथ शेयर करूंगा तो वो मेरी फॉरेन करेंसी लेगा, क्योंकि मेरा ट्रेड डेफिसिट होगा ना उसके साथ, तो वो फॉरेन करेंसी लेगा, वो फॉरेन करेंसी दुनिया में यूज होगी ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो रिजर्व करेंसी बनेगी. फिर मैं उनको मिलिट्री सपोर्ट दूंगा ताकि शिपिंग लाइन सेफ रहे और सब अपना ट्रेड कॉमर्स करते रहे. यूएस ने करा, लेकिन अभी यूएस के वोटर्स है ना, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रम्प को अपॉइंट करा है, या दे ऑल वांट वन थिंग, यार बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना है. उसके वोटर्स बोलते हैं हमें अपने जॉब्स वापस चाहिए. अब उसको आपके जॉब वापस चाहिए. उनको नेटो में नहीं अपनी नहीं करनी है. वो कितने साल से डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि यार तुम 2% भी नहीं करते अपना बजट का. ओके, मैं करता रहा हूं, मुझे नहीं करना है यार. फिर उसके जो वोटर्स हैं बोलते हैं हमें एंडलेस वॉर्स रखने ही नहीं है. आपने यूएस एड का देख लिया होगा कि 150 करोड़ इंडिया में इलेक्शन के लिए खर्च हो रहे हैं, कहीं बांग्लादेश में खर्च हो रहे हैं. ओके, उन्होंने डिसमेंटल कर दी वो सब एजेंसी. तो ये एक न्यू वर्ल्ड है जहां पर यूएस बोल रहा है यार आपस में लड़ मत, मैं वापस जा रहा हूं. देयर इज नो मोर एडवांटेज फॉर मी अलोन टू कैरी द बर्डन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं एज अ इंडियन बोलता हूं, या मैं एज रशियन बोलता हूं, या मैं चाइनीज बोलता हूं, मैं यूरोपियन हूं, तो मैं बोलता हूं यार इफ यू डू नॉट वांट टू कैरी द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई शुड आई होल्ड ओनली योर करेंसी इन माय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? यस, you will continue to be traded. Can it be something else? चाइना सऊदी अरेबिया ने तो हमें पहले ही दिखा दिया था, इंडिया रशिया ने हमें पहले दिखा दिया था. चाइना ही सऊदी अरेबिया चाइना को ऑयल देता है, चाइना उसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देता है, बाकी जो बचा डिफरेंस है सऊदी अरेबिया को वो युआन देता है और बोलता है ये रहा शंघाई मेटल एक्सचेंज, यहां जाकर गोल्ड में कन्वर्ट कर ले. गोल्ड धीरे धीरे अपने आप कन्वर्जन चालू हो गया है. और फिर गोल्ड ही क्यों? Gold is a universally accepted asset among central bankers. 5000 साल की हिस्ट्री इसकी. राइट. अच्छा रितेश जी, मैं भी जब पढ़ रहा था इस बारे में की चर्चा करेंगे, तो मुझे पढ़ते पढ़ते पता चला कि 2023 में 2023 में एक रिपब्लिकन है अलेक्जेंडर मूनी, उन्होंने बाकायदा गोल्ड स्टैंडर्ड रिस्टोरेशन एक्ट HR 2435 which is the number of the bill प्रेजेंट किया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि हमें यूएस डॉलर को गोल्ड वेट के हिसाब से पैक करना चाहिए, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड वापस लेना चाहिए. तो अभी तक जो हमारी बातचीत है उसमें मुझे दो चीजें आपसे समझनी है. एक तो ये है कि गोल्ड को रिवैल्यू करेंगे, उससे उनको $700-750 बिलियन की ज्यादा पैसे मिलेंगे, छपेंगे. दूसरा, क्या ये भी प्लान है कि वो अगेन डॉलर को पैक करें गोल्ड से? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसमें क्या खबरें क्या चल रही है? देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड वापस नहीं आ सकता है. गोल्ड स्टैंडर्ड अगर वापस आएगा तो गवर्नमेंट के हाथ से स्पेंडिंग पावर खत्म हो जाएगी. नो गवर्नमेंट wants its spending power to be dependent upon gold price. अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपको ज्यादा गोल्ड चाहिए होगा बैकिंग के लिए. एम्पायर्स उसमें कोलैप्स हो गए हैं, रोमन एम्पायर से लेकर सब कोलैप्स हुए हैं. ओके, एवरी गवर्नमेंट नोज कि हम लोग ये करने गए तो हम लोग कंस्ट्रेन हो जाएंगे स्पेंडिंग में. एवरीबॉडी वांट्स जीडीपी ग्रोथ रेट. गोल्ड टेल्स यू कि आपकी कितनी हो सकती है. गवर्नमेंट उतने से खुश नहीं रहेंगे, लोग उतने से खुश नहीं रहेंगे. तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस नहीं आ सकता. गोल्ड स्टैंडर्ड कंस्ट्रेन कि आप क्रेडिट भी कितना सिस्टम में दे सकते हो, बैंकों की डिपॉजिट कितनी ऊपर जा सकती है, गवर्नमेंट का डेफिसिट कितना जा सकता है, वो सब गोल्ड डिसाइड करेगा. आप इतनी पावर गोल्ड को वापस नहीं दे सकते. आप देना, गिवन अ चॉइस. आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि gold is the only currency in the world and everything else, fiat currencies, the value of fiat currency over a period of time goes down to zero. मैं उस बैकग्राउंड से आया हूं.
बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनीवेयर। हाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सिंपली बिकॉज उसमें उनको पब्लिसिटी मिलती है। ओके, बट ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी कहीं भी दुनिया में। ओके, तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है जिस पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा की कि अगर इतना पैसा वो ले आएंगे तो थोड़ा सा उनको लीवे मिल जाएगा, स्टेबिलिटी हो सकती है, बहुत पैसे उनके हाथ में आएंगे, लेकिन क्या ये मूव इन्फ्लेशनरी होगा? हाँ, इससे और ज्यादा वो दिक्कतें बढ़ेंगी जिस दिक्कत से अभी जूझ रहे हैं, क्योंकि पावेल साहब ने तो एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है कि इन चीजों से बचना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप हवा में से पैसा प्रिंट कर दो और उसको उठाकर गवर्नमेंट को दे दो, तो गवर्नमेंट अगर उसको पैसे को डेट को रिड्यूस करने में डालेगी तो उससे इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। सोचो कि आपका $35 ट्रिलियन का डेट है, ठीक है। अगर उनको $800 बिलियन उनके अकाउंट में आया और मिस्टर स्कॉट बेसेंट ने सबको फोन कराया, यार जिस जिसके बॉन्ड्स हैं, ओके, 10 साल के ऊपर के बॉन्ड है, हम लोग सबके रिटायर कर रहे हैं, ओके, $800 बिलियन तक के हम लोग बॉन्ड्स खरीद लेंगे। तो ये पैसा आप गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही, फिर देन इस पैसे को आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदने में डालोगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगी। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। द अदर वेज, ये पैसा उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ने प्रिंट करके मिस्टर स्कॉट बेसेंट के अकाउंट में डाला। मिस्टर स्कॉट बेसेंट को उनके बॉस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला, यार ये पैसे को तो हम खर्च करेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, एक से आपका डेट कम होगा, उससे इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे। दूसरे से डेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप डेट को तो देख नहीं रहे। फॉर द टाइम भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, फॉर द टाइम भी, क्योंकि आप $800 बिलियन का पैसा बोरो नहीं करोगे ना फिर, फॉर द टाइम भी। बट $800 बिलियन उस कंट्री में जिनका $2.5 ट्रिलियन का साल का डेफिसिट होता है, तो 3-4 महीने की बात है फिर वो तो। लेकिन $800 बिलियन आप हाई पावर्ड मनी सिस्टम में डाल दो। आप सोचो कि आरबीआई 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट को बोले, ये ले खर्च कर ले, ओवरनाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ खर्च करने चालू कर दे, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी ना फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों हैं आपके पास, आप किस तरीके से उसे, अगर ये पैसा प्रिंट होता है, आप उस पैसे को कैसे यूज करना चाहते हो, बोथ द ऑप्शंस आर देयर। और चूंकि डेट भी इनका कितना $36 ट्रिलियन के आसपास, तो डेट को भी कोई बहुत फायदा नहीं कि डेट रिपे कर लेंगे उससे। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है, इंटेंशन आ जाती है। देखिए, बात एक इंटेंशन की भी होती है। ओके, मुझे ये किसी ने बहुत साल 20-22 साल पहले बताया था, परसेप्शन इज अ रियलिटी, देयर इज नो रियलिटी। परसेप्शन क्या है? अच्छा, आप इस पैसे को, गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च नहीं करना चाहती, अच्छा इस पैसे से डेट कम करना चाहती है। आपका मल्टीप्लायर इंपैक्ट सोचो, फिर सब जाकर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चालू कर देंगे। देखो जी, शायद इनके नेक्स्ट एक्शन भी वैसे ही होंगे, आप समझ रहे हो? तो ये परसेप्शन वाली चीज है कि आप इससे परसेप्शन क्या करोगे ना। $800 बिलियन से आपको कुछ 3-4 महीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ। ओके, तो अब ये जो चारों पांचों चीजें हमने समझी कि ये चल क्या रहा है, अब इसमें मोस्ट रियलिटी के करीब क्या है कि लोग क्या कर सकते हैं गोल्ड को? क्या आपको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल थिंग है जो होने वाली है यूएस में, ट्रम्प साहब जो करने वाले हैं गोल्ड को लेकर के? देखिए, गोल्ड रिवैल्यूएशन पॉसिबल है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जिसके लिए आपको ये ऑटोक्रेसी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस करा, अच्छा ये वाला लैंड मेरे पास फ्री है, चलो ये लैंड बेच दो। ऐसा नहीं होता है, आपको कांग्रेस वगैरह सबके थ्रू जाना पड़ता है। द इजीएस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज जस्ट रीवैल्यू देयर गोल्ड, नॉट इवन सेल देयर गोल्ड। उन्हें बेचना नहीं है, उन्हें सिर्फ करंट भाव पे लाना है। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं करना उन्हें बोला $42 पे नहीं है भाई, अभी तो $2900 का जो करंट भाव है ना, हमारा गोल्ड उतने भाव पर ही वैल्यूड है, ज्यादा पे भी नहीं है। तो ये तो इजीएस्ट थिंग है उनके लिए करना। और जिस तरीके से थोड़ा प्रीमियम बढ़ रहा है ना न्यूयॉर्क में, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन की कस्टडी और समथिंग, गोल्ड इज मूविंग फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। इट इज आल्सो पॉसिबल कि सब बात कर रहे हैं कि यूएस का गोल्ड रिजर्व्स को चलो ऑडिट करते हैं। ओके, पता चला वो गोल्ड फोर्ट नॉक्स में नहीं था, उसमें से कुछ लंदन में था, तो आप उसको भी शायद वापस ले रहे हो। ओके, जो चीजें सबको पता है ना, वो किसी को भी नहीं पता है। अगर वो सोशल मीडिया पर आ गई हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इतना आसान होता था तो लाइफ में तो बात ही कुछ और थी। ओके, बट प्रीमियम एग्जिस्ट नॉर्मली करना नहीं चाहिए। ओके,
चाइना में और लंदन में एग्जिस्ट करता है, ये मुझे पता है, और ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, बट लंदन और न्यूयॉर्क में नॉर्मली नहीं करता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ ना कुछ हो रहा है, जो कुछ तो हो रहा है, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, डिप्टी गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड सेड कि यार मैं अपने ऑफिस जा रहा था, ये कल की न्यूज है एक्चुअली, मैं ऑफिस जा रहा था, वहां पर बाहर लाइनें लगी हुई हैं ट्रांसफर करने की, तो मैं ऑफिस में नहीं घुस पाया, इट टुक मी टाइम। जो डिलीवरी 3-4 दिन में होनी चाहिए उसको 6 से 8 हफ्ते लग रहे हैं यार। मतलब इन द वर्ल्ड वेयर लॉजिस्टिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप उस गोल को 6 से 8 हफ्ते क्यों लगा रहे हो? इट लीड्स टू राइज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रादर देन एनीथिंग एल्स। दे दो ना, बताओ ना। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमेटी में, भाई क्या हो रहा है इस पे? कहते टाइम लग रहा है, बट रीजन बताओ, 6 हफ्ते क्यों लगने चाहिए भाई? समझ रहे हो? तो देयर इज समथिंग हैपनिंग, बट आई हैव नो आइडिया दैट आई कैन मेक अ फ्रेम आउट ऑफ इट एंड से नहीं ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, और इसका आउटलुक ये है। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, पर हाँ कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आते हैं इन यस। मजेदार बात ये थी कि कोरिया ने शायद अपने यहाँ कमर्शियल बैंक्स को बार देने से रोक दिया है कि फिजिकल बार आप लोग मत सप्लाई करिए, इनको बेचना नहीं है। मतलब ये इंग्लैंड वाली खबर के बाद मैं पढ़ रहा तो ये भी चीज निकल के आई। तो अब चलिए यूएस, एक लाइटर नोट बताऊं, एक मजेदार बात, किसी ने अभी मैं ऐसे बात कर रहा शाम को, तो उसने कहा कि यार टंगस्टन नाम का एक मेटल होता है, उसकी डेंसिटी बिल्कुल गोल्ड की तरह होती है, और 50 सालों से वहां वैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो पता लगा टंगस्टन निकल रहा है ऊपर से गोल्ड प्लेटिंग। तो हाँ, ऐसी बात हुआ है। ये एक्चुअली ऐसी कुछ न्यूज पब्लिक फोरम में आई थी, और उसके बाद वो न्यूज चली गई। ओके, टंगस्टन की डेंसिटी सेम होती है, आप उसकी अगर प्लेटिंग कर लो तो आप, हम तो ज्वेलर नहीं है, बट आप नॉर्मल निगाह से बता नहीं सकते हो कि ये टंगस्टन है या गोल्ड है। दैट इज रियल, दैट आई नो। ये भी मजेदार बातें चल रही। अच्छा, अब एक चीज ये, एक्चुअली यूएस में तो ये हमने कहानी समझी कि वहां पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, गोल्ड स्टैंडर्ड पॉसिबल नहीं है, हालांकि बिल पेस का सब तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स ने, अगर हम चाइना को छोड़ दें जो 2014 से ही खरीद रहा है, लेकिन बाकी देशों ने भी कोविड या उसके बाद से काफी गोल्ड खरीदा है, बहुत सारे ने। उसमें उसमें पोलैंड भी है, उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, यूएई भी है। क्यों खरीद रहे हैं ये लोग इतना गोल्ड? क्या जियोपॉलिटिकल की वजह से, या डी डॉलराइजेशन, मतलब अपना रिजर्व हम गोल्ड में रखेंगे उसकी वजह से? क्या रीजन लगता है आपको, इतना गोल्ड क्यों खरीदा सेंट्रल बैंक्स? देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले वही चीज बोला, 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, तो रशिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर में थी, वो G7 ने कॉन्फिस्केट कर ली, क्योंकि उसने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर कर दिया। ओके, G7 ने कॉन्फिस्केट कर ली। मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा, कभी एक्चुअली सुना भी नहीं ये चीज मेरे पूरे ट्रेडिंग में, कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज न्यूयॉर्क में है एक कंट्री की, और G7 बोले यार हम इसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर छिड़ दिया। उस दिन से एक्चुअली गोल्ड परचेज, उस टाइम के बाद फरवरी 2020 के बाद का आप चार्ट देखेंगे ना, तो कुछ अलग ही चार्ट है, गोल्ड परचेजेस बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक्स ऐसा नहीं है कि अपना डॉलर रिजर्व बेच रहे हैं, बट इंक्रीमेंटल जो भी उनके पास रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो रही हैं, वो गोल्ड में जा रही है। सऊदी अरेबिया खरीद रहा है, टर्की खरीद रहा है, छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज खरीद रहे हैं। ओके, और फिर एक चीज ये भी है ना, यूएस में ओवर द लास्ट 2 इयर्स एक्शन ऑफ यूएस इज टेलिंग कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा हूं भाई। ओके, मैं तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आऊंगा। आफ्टर ट्रम्प हैज कम, इट्स मोर ऑफ दैट कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। ओके, तो तुम आप सब अपना अपना देख लो। तो फिर हम लोग डॉलर क्यों रखें सर? हमें थोड़ा बहुत कुछ और करेंसी भी चाहिए ना। अभी क्या, देयर इज नो अल्टरनेट टू डॉलर, देयर इज नो अल्टरनेट टू डॉलर। यूरो नहीं है, चाइना नहीं, कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं है, तो इसलिए गोल्ड इज हैविंग दैट मूवमेंट फॉर द टाइम बीइंग, वेयर till the time you have a new reserve currency which is very clearly willing to do what US was willing to do till 2-3 years back. जब तक कोई नई करेंसी नहीं आ जाती है, जब तक गोल्ड का रोल सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में सिर्फ बढ़ता ही जाएगा यहाँ से। तो रितेश, ये सवाल मैंने दोबारा इसलिए पूछा था कि इससे ये मानना चाहिए कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आर रियल,
और उससे सिर्फ रशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के देश थोड़े से डरे हुए हैं। इसलिए उनको लगता है कि गोल्ड अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है जियो पॉलिटिक्स में जी। कि पता नहीं कब कहाँ क्या चीज ट्रिगर हो जाए। देखिए, हमें एक आदत थी ना सिस्टम की 50 साल से, कि क्लास में एक ही बुली होता था। रशिया के जाने के बाद एक ही बुली होता था, यूएस, जो क्लास में सबको ना ठीक ठाक रखता था। ओके, वो प्रीफेक्ट बोलते हैं ना मॉनिटर क्लास का, और वो सबसे ज्यादा तगड़ा भी होता था। इट्स लाइक द मिलिट्री ऑफ यूएस, सबसे ज्यादा तगड़ा होता था कि मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं करना तुम लोगों ने गलत, राइट। अभी वो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ यार, क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, अभी मुझे नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है, द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोस अप। एवरीबडी वांट्स टू बी दैट बुली, नो, एवरीबडी वांट्स टू बी दैट बुली। तो if everybody wants to be that bully, then you are absolutely right, the chances of conflict goes up. Then secondly, वो बुली से डर के आपने डॉलर भी खरीदे हुए थे, अभी वो भी क्लास से चला गया, तो बोलते चल यार डॉलर के बदले कुछ और लेते, है कि नहीं। आज इंडिया और रशिया ने ट्रेड करा है ना डॉलर को हटाकर, चाहे डॉलर रेफरेंस रेट हो। हमने डॉलर तो नहीं दिया उसे, हमने रुपी उसको ऑस्ट्रो अकाउंट में डाल के दे दी, भाई ये रे रुपी अगेंस्ट तेरे ऑयल, तुझे उसको, इस पैसे को तो हमारी कंपनीज नहीं खरीद सकती, बट उससे हमारी जीसैक खरीद सकता है, तो उससे 3-4 चीजें खरीद सकता है। तो हमने कर दिया ना, डॉलर को हटा दिया था ना हमने। चाइना ने अपना डॉलर काफी चीजों से हटा दिया, तेल खरीदने में हटा दिया उसने, बट उसे कुछ क्रेडिबिलिटी देनी है, उसकी करेंसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है चाइनीज युआन की। तो बोलता है मुझे पता है मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, गोल्ड की तो है। सऊदी अरेबिया बोलता है बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया को वही बोला, ये रहा मेरा युआन, ये रहा मैं शंघाई मेटल एक्सचेंज, जाकर इसे गोल्ड कन्वर्ट कर ले और ले जा। आप समझ रहे हो? तो या परफेक्ट। रितेश जी, एक क्वेश्चन और, हम लोग जब आगे टैरिफ की तरफ जाए, एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो गोल्ड का ये गोल्ड रन चल रहा है, ड्रीम रन की, गोल्ड भागता ही जा रहा, भागता ही है, ये उतना रियल नहीं है कि गोल्ड में जो इतनी तेजी बनी हुई है ये रुकेगी? देखिए, एक टाइम पे रुकेगी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ। मुझे चीज कभी भी पसंद नहीं आती है जब मेरे को सारा दिन में व्हाट्सएप सिर्फ गोल्ड के ही आते रहते हैं। ओके, यू नो दैट यू आर नियरिंग समथिंग इज नियरिंग अ प्रॉब्लम ओवर देयर। ओके, जो चीज सबको पता है ना, उसमें कभी मैंने देखा लाइफ में कभी पैसा नहीं बनता। ओके, बट आप मुझसे पूछो कि यार फॉरगेट 3-6 महीना, क्योंकि मैं कभी खुद 3-6 महीना नहीं देखता हूं, मैं पूरी साइकिल, आई प्रेफर टू प्ले द एंटायर साइकिल। मेरी साइकिल ये बोलती है, या मेरी थिंकिंग प्रोसेस ये बोलती है कि we are going to see significantly higher gold prices in the coming year, significantly from here also. Significant higher from here? Significantly higher. Forget the next 3-6 months, where obviously कोई चीज एक होल नंबर के पास आती है ना। जब 1000 के पास आई थी तो बहुत टाइम लगा था, जब गोल्ड 2000 के आसपास आया था, आप सिर्फ टाइम देखो कितना टाइम लग गया था उसको। तो कोई भी चीज होल नंबर के पास आती है ना, तो इतनी आसानी से ब्रीच नहीं करती है। ओके, इट टेक्स टाइम, it can even take months. अच्छा है कि वो नहीं कर रही है, सेंटिमेंट अपने आप कूल आउट हो जाएगा। ओके, बट अल्टीमेटली गोल्ड इज एंटरिंग द मॉनेटरी सिस्टम, एंड ट्रम्प इज टेलिंग अस, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज टेलिंग अस, यार मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना है। ओके, मुझे अपने लोगों को जॉब देनी है, मुझे कोई भी इमिग्रेंट नहीं चाहिए, मैं एक आइलैंड बनने वाला हूँ अपने साथ में। मैं कनाडा में हूँ, वो जिस तरीके से कनाडा को ट्रीट कर रहे हैं आपने देख लिया होगा, या मेक्सिको को ट्रीट कर रहे हैं आपने देख लिया होगा। गलत है या सही है मुझे नहीं पता है, मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके 2 नेबर्स थे जिन पे आपने ट्रीट करा, या फिर आपने इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग, बट उसी मीटिंग में आपने रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात खड़ी कर दी। करेक्ट, इट्स अ वेरी, नॉर्मली यू वुड नेवर डू। ओके, नेवर। आप आगे पीछे बोलोगे, आप उसमें नहीं बोलोगे। तो आप वेरी क्लियरली, this Trump administration is different than the last one. The last one was, it's like प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार आया और ब्यूरोक्रेट्स ने उनके ऊपर सब कुछ डाल दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने कंट्री रन करी। सेम थिंग, प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले आए तो नियोकॉन्स ने उनकी कंट्री रन करी। सेकंड टाइम आए तभी उनको समझ में आ गया। ओके, तो अपने आसपास का उन्होंने जो कोटरी बनाया ना, आप उनको पढ़ोगे ना, उनके बारे में पढ़ोगे, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट यूएस, अ यूएस व्हिच इज नॉट विलिंग टू शेयर इट्स जीडीपी विद एनीबॉडी, एंड से रहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं कल तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी बोल दिया, मैं नेटो भी छोड़ दूंगा अगर ज्यादा ही करोगे तो आप बताओ, अगर वो नेटो भी छोड़ देंगे, नेटो रन किस लिए होता है? यूएस की वजह से रन होता है सिर्फ। तो अगर वो नेटो छोड़ देंगे तो यूरोप में मिस्टर मारियो ड्रागी ने एक्चुअली एक पेपर निकाला है, री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप। सोचो, बड़ी चीज। ओके, यूरोप का री इंडस्ट्रियलाइजेशन।
Yes, reindustrialization. आज प्रेसिडेंट मैक्रोन इज मीटिंग ऑल द यूरोपियन लीडर्स कि चलो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ये बोला, ओके, उसके बाद हमें क्या करना, क्योंकि वो तो छोड़ के जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज देयर एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस डे बिफोर यस्टरडे। आप उनकी स्पीच सुन लो, आपको पता चल जाएगा दुनिया चेंज हो चुकी है उसी दिन। उनकी स्पीच सुन लो आप सिर्फ स्पीच। जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर थे, उसके बाद वो रो पड़े बोलते समय अबाउट दिस स्पीच के बारे में। अब उनकी फोटोज वगैरह है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीबॉडी इज टेकिंग नोटिस। क्या कनाडा अभी यूएस डॉलर रखना चाहेगा या फिर थोड़ा बहुत गोल्ड लेना चाहेगा? क्या मेक्सिको कुछ और नहीं करना चाहेगा? क्या इंडिया, ओके, आप हमारे पर प्रेशर वगैरह डालोगे, आप हमसे F-35 खरीदवाओगे क्योंकि आपको हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम क्यों इंक्रीमेंटल रखना चाहेंगे ये डॉलर? अगर मैं अपना ऑयल सऊदी अरेबिया, कतार से और नेचुरल गैस और रशिया से अगर मैं ऑयल ले सकता हूँ नॉन डॉलर में, तो डॉलर रिजर्व्स का बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या है? अगर वो कंट्री खुद ही बोल रही है कि मेरे को वो स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी बोल रही है, क्योंकि बोलना पड़ेगा। जैसे उसको वीक डॉलर पॉलिसी बोल देंगे तो डॉलर कोलैप्स हो जाएगा ना। इट्स अ कॉन्फिडेंस गेम। तो कोई भी आपको बताओ, क्या इंडिया में अगर मिस्टर आवर प्राइम रिजर्व बैंक गवर्नर बोल सकते हैं क्या वी हैव अ वीक रुपी पॉलिसी? कोई भी बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता ना। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी वो जो बोल रहे हैं वो तो स्टेटमेंट है, वो हर कोई वही स्टेटमेंट मारेगा ना, उसका कोई मतलब थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो? वो स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी बोल रहे हैं, अरे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये उनका मतलब है, वरना कल डॉलर कोलैप्स हो जाएगा। राइट। सो अच्छा, टैरिफ में मैं घुसने के लिए बेताब, लेकिन एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा, जो चांदी सोने का भाई जो है, तो उसका अभी का करंट रेशियो 88.5:1। हाँ, यानी 1 किलो सोने की कीमत में 88 किलो चांदी हो सकती है, राइट? तो क्या ये बैलेंस ठीक है या गड़बड़ है? ओके, मैंने 2-3 तरीके की डिफरेंट चीजें पढ़ी है अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, सिल्वर इज अवेलेबल 16 टाइम्स मोर देन गोल्ड इन अर्थ क्रस्ट। ये एक स्टडी है। एक ये स्टडी है कि द इन बुल मार्केट gold silver ratio should be 1:40. Okay. Now there is a new study which has come by somebody, आप उनको पढ़ सकते हो, मोमेंटम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, माइकल ऑलिवर, एंड अ ब्रिलियंट ब्रेन, जो मतलब 50 साल से मार्केट में है ना, मैं उनको ज्यादा सुनता हूँ रादर देन जो पिछले 10 साल में बच्चे आए हैं और जो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर शुड बी 2% ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। इन बेयर मार्केट इट कैन गो डाउन टू 1.5%, and in an extreme bull market it can go to 3% of gold. ये मैंने उनका चार्ट उनके इंटरव्यू से डाउनलोड करके अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, आप उनका चार्ट देख सकते हो, साल का चार्ट है। मुझे उनका एनालिसिस सबसे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ इसी चीज पे 50 साल से काम कर रहे हैं। ओके, मतलब मैं हमेशा मान के चलता था कि गोल्ड सिल्वर की एक रेशो होती है, वो रेशो के हिसाब से गोल्ड सिल्वर क्या होना चाहिए, बट ये बात मैं मान के चल रहा हूँ, सिल्वर इज वेरी चीप कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर माइनर्स आर वेरी चीप कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड माइनर्स आर वेरी चीप कंपेयर टू गोल्ड। और ये हमेशा ऐसा होता है। क्या आपने बाजार में नहीं देखा कि सबसे पहले लार्ज कैप में रैली आती है? सबसे पहले लार्ज कैप में आती है, लिक्विडिटी आती है तो सबसे पहले लार्ज कैप में आती है ना। एफआई आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप खरीदता है, करेक्ट? एक बार लार्ज कैप में वैल्यूएशन ऊपर चली जाती है तो उसके बाद लिक्विडिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग टू मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। Think of gold miners as mid cap. Think of silver as small cap, and think of silver miners as micro cap. So a time will come where gold could flatten out. Same way, जैसे आपके 3 साल तक आपके large cap कहीं नहीं गए, but there was a massive rally in mid cap, small cap. Exactly the same thing happens in gold and silver also. Silver is poor man's gold. So the story will go to silver due course of time. Gold miners, silver miners. That is how the story plays out. Retail investor कभी भी गोल्ड नहीं खरीदेगा। ओके, लार्ज कैप, आपने कभी रिटेल इन्वेस्टर को इंडिया में मोस्टली लार्ज कैप में क्या HDFC बैंक और रिलायंस को डिस्कस करते हुए देखा? सॉरी, आई डोंट इंटेंड टू ऐड एनी स्टॉक नेम ओवर हियर।
जस्ट दैट आपने डिस्कस करते हुए देखा है क्या, अल्टीमेटली जो क्राउड होता है, crowd prefer to go for करेक्ट, story, right? यस, Cap is left for institutions. So think about gold. So if large cap is left for institution, gold is left for central bankers. Exactly the same. ठीक है? This is what. बहुत इंडिया में आप सुन ही रहे होंगे, बहुत मजेदार डिस्कशन और डिबेट चल रहे हैं फंड मैनेजर्स के बीच में। मैंने मैं उस चीज में डाला मेरा I have no beef in that. मेरे को कोई डिस्कशन नहीं, मेरी कोई व्यू नहीं है इसके। तो उस पे हम लोग एक दिन अलग से कभी डिस्कस करेंगे, आज तो हम लोग दूसरी क्वेश्चन करेंगे। तो ये थी गोल्ड और सिल्वर की कहानी, लेकिन रितेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैरिफ वाला मामला। जी। एक स्टडी का मतलब फैक्ट है ये कि इंडिया ने 10.5% ऑन एवरेज टैरिफ लगा रखा है और यूएस का है 2.7, ह्यूज गैप है। इसीलिए टर्म्स आप बार बार कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल रखेंगे, जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे, और सबके ऊपर लगाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन ये समझना है कि ये टैरिफ का कितना फियर है और इंडिया के ऊपर प्राइस का कितना असर आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा कि ट्रम्प साहब इतना ज्यादा टैरिफ पे क्यों फोकस करें, क्योंकि उनके लिए बूमरैंग भी कर सकता है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए इंडिया के ऊपर इसका कितना डर है, कितना असर हो सकता है। देखिए, मैं आपको ना अगेन थोड़ा मैक्रो व्यू दूंगा इसमें, सिर्फ मैं इंडिया पे नहीं जाऊंगा। आपने खुद बता दिया सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया ने ही लगाए थे अगेंस्ट यूएस। वो आपके पास चार्ट है, आज जेब कल का एशिया में चार्ट सेकंड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा, करेक्ट। मैं आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी देता हूँ। क्या अभी तक इसमें से कोई भी टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ है क्या? कोई भी टैरिफ इंप्लीमेंट करा है क्या कभी तक? कनाडा और मेक्सिको के अगेंस्ट भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, करेक्ट। ऑटो टैरिफ की बात हम लोग अप्रैल में कर रहे हैं कि अभी अप्रैल की बात करेंगे। क्या चाइना पे हमने डिस्कस, क्या सबको डर नहीं था कि पहले दिन आते ही चाइना पे कुछ 40-50% टैरिफ लग जाएगा? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इन माय व्यू व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट इज समथिंग डिफरेंट। वो ये बोल रहे हैं मेरा आपके साथ ट्रेड डेफिसिट है, आप मेरे को चीजें भेजते हो, ओके, जो मैं कंज्यूम करता हूं। मेरे ख्याल से व्हाट ही विल से, व्हाट विल कम आउट इज, ये चीजें अगर यूएस में आकर बनाओगे तो मैं आपको 2 साल या 3 साल का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं आपका टैरिफ नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर उतने टाइम में मुझे उतना प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया तो मैं आप पे मैसिव टैरिफ लगा दूंगा। मेरे ख्याल से ये होगा। तो वो आज डराने वाली चीज है, बट ऑलरेडी यूरोपियन कंपनीज आर थिंकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस। Taiwan Semiconductor is already thinking of buying Intel fab. Okay. South Korean companies are already thinking of investing in US. Correct. Indian industrialists will also be investing in US. He will provide massive subsidies. Think about it. आपने अब तक लगाया कुछ नहीं है. You are driving the behavior of people. आप सिर्फ ये बोल रहे हो ये आकर करो, सिर्फ मेरे यहाँ आकर करो, मैं नहीं करूंगा। अभी F-35 की क्या बात हुई? F-35 इज नोवेयर इन कंपैरिजन। हमने राफेल पे क्यों गए थे? आपने वो F-35 से लेकर रोल्स रॉयस के इंजन से लेकर सब चीज में प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कुछ भी नहीं दिया। आप क्या बोल रहे हो? तेरा ट्रेड डेफिसिट है ना मेरे पास, मेरे से गैस खरीद ले, जो तू कतार से खरीद रहा है तो तू मेरे से गैस खरीद ले और तू मेरे से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद ले। ये ट्रेड डेफिसिट बंद कर दे। Okay, so you will find now massive investment coming into US of the world. Yes, and the liquidity will move from mega cap tech to smaller companies in the coming years. It was a massive manufacturing boom is expected in US. देखिए अल्टीमेटली वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है। 5-7 साल के बाद वो लोग कॉम्पिटिटिव मुझे नहीं पता है। But effort will be made in such a way that US will try to get all this manufacturing from rest of the world by bullying its allies or the ones whom the trade surplus. तो रितेश भाई, जैसे हम लोगों ने देखा कि चाइना +1 की जो पॉलिसी बहुत चली थी कोविड टाइम में, दरअसल चाइना +1 इज इक्वल टू चाइना था। उसने अलग अलग जगहों पे फैक्ट्री लगाई, वियतनाम लगाई, मैक्सिको लगाई, ब्राजील लगाई, और चाइना +1 इज इक्वल टू चाइना कर दिया था। फिर हमको लगा इंडिया में कि हमको बहुत फायदा होना चाहिए। तो क्या अगर मैन्युफैक्चरिंग सब यूएस में ले जाने की तैयारी है, बुलिंग करके तैयारी डरा के, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज्यादा बने, उस पर इम्पैक्ट है?
आप मैन्युफैक्चरिंग को एक सिंगल चीज करके देख रहे हो, ओके। आज इंडिया एक चीज कर सकता है, वैल्यू एडेड चीजें, ओके। आज हमने क्यों फुटवेयर की बात कर रहे हैं, क्यों हम लोग आज टॉयज की बात कर रहे हैं, क्यों हम लोग एप्पल इज ऑलवेज मेड इन कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना एंड इंडिया, करेक्ट। इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग वेयर रोबोटिक्स की जरूरत है, वेयर इट्स हाई एंड वैल्यू एडेड, जो चाइना ऑलरेडी ले चुका है आपसे। चाइना वो जगह, आपको वो जगह मिल रही है जो चाइना वकेट कर रहा है। आप ले नहीं रहे हो चाइना से कुछ, चाइना वकेट कर रहा है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा जीडीपी $10,000 है, आपकी 2,500 से 3,000 है। 3,000 में आप फुटवेयर ही बना सकते हो, आप टॉयज ही बना सकते हो। गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड हम लोग हाई वैल्यू एडेड में है ही नहीं अभी तक, हम लो में है। एक चीज होगी, मेक्सिको ने ऑलरेडी यूएस को बोल दिया, हम चाइना का जो माल हमारे थ्रू आता था तुम्हें, हम उस पर बैन लगा देंगे। ये ऑलरेडी जो चाइना का माल जो वियतनाम के थ्रू जा रहा है, कभी मेक्सिको के थ्रू जा रहा है, वो उसका बैन हो जाएगा, वो यूएस बैन कर देगा। बट इंडिया के थ्रू कुछ नहीं जाता था। इंडिया मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता है हाई वैल्यू एडेड, लो वैल्यू एडेड, जहां लोग ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी कम चाहिए, वहां पर वी विल हैव अ वेरी क्लियर पाथ देयर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो आप बात कर रहे हो, पीएलआई स्कीम की जो हम लोग इंडिया में बात करते हैं, एवरी कंट्री इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, साउथ कोरिया, दे विल गिव मैसिव इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर। वरना आज की डेट में आप बताओ, आप एक कंपनी के सीईओ, आप इतने 3-4 साल से देख रहे हो कि दुनिया में हो क्या रहा है, ओके। आपको बोला जाए ये 10,000 करोड़ का प्लांट लगाना है, आप लगाओगे अपने आप? आपको तो पता ही नहीं अगले साल की भी सेल्स क्या होगी, 5 साल की क्या आप प्रोजेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो ऑल दोज सेक्टर्स जहां पर गवर्नमेंट पीएलआई देने वाला है, सब्सिडी देने वाला है, दोज आर द ओनली सेक्टर्स व्हिच विल डू वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपको मानना चाहिए, आप वही इंडस्ट्री में आप कंपीट कर सकते हो जो $3,000 पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से है। आप $10,000 पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब वाली इंडस्ट्री के साथ आप कंपीट ही नहीं कर सकते हो। और यूएस में तो पर कैपिटा जीडीपी $50,000 है। इट कैन नॉट टेक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, लो एंड असेंबली टू यूएस। $50,000 पर कैपिटा जीडीपी में तो परवड़ेगा ही नहीं ना उनको वहां पर। तो इसलिए आपका पोर्शन आपके पास रहेगा, बट वो पोर्शन यू शुड नो, मैं ये पोर्शन कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। तो रितेश भाई, इसको ऐसे समझ में आया मेरे की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पिक्चर दिखा रहा है यूएस। गोल्ड को रिवैल्यू करके स्ट्रॉन्ग दिखाएगा वो, और टैरिफ का डर दिखा के वो कहेगा कि आप हमारे यूएस में आइए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए और हम आपको इंसेंटिवाइज भी करेंगे। उसने मुझे ध्यान है टीएसएमसी की फैक्ट्री वहां पे लगी थी, फाउंड्री वहां पर लगाई, एसएमएल ने भी लगाई, और जो नहीं लगाएगा उस पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगर लगाओगे तो नहीं और नहीं लगाओ तो टैरिफ लगाऊंगा। इसमें फिर वो भेदभाव नहीं करेंगे। तो रियल फियर 2 साल बाद दिखेगा कि जिसने नहीं किया तो नहीं, ये हो सकता है आपको बोले अगले 2 साल के लिए ग्रेडेड टैरिफ है, 1-2% पर मंथ लगा देंगे, 1-2% है, ताकि वी हैव टू ड्राइव द बिहेवियर। ऐसा पता चले 2 साल के बाद आपका आया ही नहीं, हमारा तो 2 साल का टैरिफ वॉर भी चला। लेकिन अगर आप एक ग्रेडेड दिखाओगे कि ये, क्योंकि आज आप लगाना चालू करोगे, फैक्ट्री कल नहीं आएगी, टाइम लगता है हर एक चीज के अंदर। तो आपको बिहेवियर रखना है, बट आपको बिहेवियर इस तरीके से रखना है कि उनको इंसेंटिवाइज भी ना हो। आप छोटा छोटा मेरे ख्याल से ग्रेडेड टैरिफ लगाओ, बहुत छोटा छोटा, नाम के हिसाब से लगाओगे, जो विद पीरियड ऑफ टाइम विल ओनली गो अप इफ यू डू नॉट पुट योर फैक्ट्रीज इन यूएस। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब ये हम लोग करीब पहुंचना शो खत्म करेंगे। यूएस का अगर हम पिक्चर देखें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो यूएस में ह्यूज डेट है, आई थिंक 120% ऑफ द जीडीपी, 120% ऑफ जीडीपी, 120% जीडीपी का डेट है, और बहुत सारा पैसा उन्होंने अपने फ्रीबीज में खर्च किया था, धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं। मार्केट वहां का जो मीडियन पी है उससे बहुत ऊपर चल रहा है। केप रेशियो अगर आप देखेंगे तो उसमें तो वो मतलब .com बबल के आसपास पहुंच गया है। बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इकोनॉमी को भी ले लें, मार्केट को भी ले लें, तो यूएस कैसा प्लेस्ड है? क्योंकि उससे हम लोग बहुत क्यूज लेते हैं, मदर ऑफ ऑल मार्केट है वो। ओके, अब हम लोग यूएस से क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग मेगा कैप टेक से क्यों लेते हैं?
Okay. There is a very clear correlation between US trade deficit and US mega cap tech. 2022 से पहले, बिफोर यूक्रेन रशिया वॉर, 2022 से पहले जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट होता था, जो दूसरी कंट्रीज एक्यूमुलेट करती थी, वो यूएस बॉन्ड्स में डालती थी. करेक्ट? राइट. यूएस की ट्रेजरी, हर एक की ट्रेजरी होल्डिंग बढ़ती रहती थी ना, इंडिया की भी बढ़ती रहती थी. 2022 के बाद ट्रेड डेफिसिट तो कंटिन्यू रहा यूएस का. वो पैसा गोल्ड में और यूएस मेगा कैप टेक में डिवाइड हो गया. Central bankers are one of the big buyers of US mega cap tech. China is recycling a lot of its dollar into US mega cap tech. तो कल की डेट में अगर हम लोग बात करें, यूएस का ट्रेड डेफिसिट नीचे आ जाएगा, क्योंकि पिछले आधे घंटे में हमने जो अगर बात करी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, narrow market will lead to a broader growth. मतलब money will move from these 6-7 stocks to the ones which have not participated in the stock, where the median PE is lower than the average of last 20 years also. 490 stocks की जो हम लोग बात करते हैं, S&P 500. So it will go from narrow to wide because you are going for a broader economic growth rate. So foreign central banker का पैसा, अगर ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो foreign central banks मेगा कैप टेक नहीं खरीदेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज will lead to massive employment growth, job creation, manufacturing boom. So money will shift in my view over the next 2-3 years from US mega cap tech, which is known as US exceptionalism. I believe US exceptionalism is over because they do not want to run trade deficit. They do not want to share their GDP with anybody else. Very interesting, very interesting. तो रितेश भाई, जाते जाते हम लोग, मुझे हमारे दर्शकों को और अपने पूरी दुनिया के जो लोग सुन रहे हैं शो को, एक एक बातें मुझे चाहिए. एक, व्हाट वेरी गुड हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाट द वार्निंग सिग्नल, जो हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए हमेशा. देखिए, गुड थिंग हो रही है कि हम लोग यूएस पे फोकस्ड हैं, बट द ग्रोथ विल कम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम सम अदर प्लेसेस. आप सोच के, छोटी सी चीज है, इंडिया और यूएस सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज है. मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं. 15% ऑफ जीडीपी इंडिया में भी. सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है. तो लिक्विडिटी इन यूएस एंड इंडिया नॉर्मली फ्लोज इनटू इक्विटी मार्केट्स. सिंपल है. मनी या तो रियल इकोनॉमी में रह सकती है, मनी या फाइनेंशियल इकोनॉमी में रह सकती है. ओके, बोथ यूएस एंड इंडिया, इट वाज ऑलवेज इन financial markets because service sector does not require working capital, does not require capex. Both US and India are going manufacturing. होगा कि नहीं होगा दूसरी बात है. लोग मुझसे उस पर लड़ते हैं कि इंडिया नहीं कर पाएगा. शायद नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता. ट्राई तो करेंगे. Money will move from financial markets to real economy. आप समझ रहे हो मेरी बात? The average market, so market, both US and Indian market, it is possible. मैंने आज से 6 महीने पहले का भी मेरा वीडियो, it is possible market goes for some time corrections, but the average person will be much richer. Only asset owners will not be richer. आज इंडिया में जो बजट आया, आप मानते हो कि वो 84% ऑफ द टैक्स पेयर्स के लिए अच्छा है? डिस्कशन वो 5% लोगों के लिए है जो मार्केट में इन्वेस्टेड है. राइट. 84% पीपल आर वेरी हैप्पी. करेक्ट? 12 लाख रुपए तक आप सोच के देखो. सेम थिंग इन यूएस, यू आर टॉकिंग अबाउट मिडिल इनकम टैक्स कट, और अपर इनकम के लिए आप और भी टैक्सेस में जो आपकी छूटें थी वो भी आप हटा रहे हो. आप इमिग्रेशन अगर यूएस में कम कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग बूम लाना चालू करोगे, तो यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन, बट द एवरेज पर्सनस अर्निंग विल गो अप. सो द गुड थिंग, कमिंग टाइम इज वेरी गुड फॉर US and Indian real economy and not so good for financial markets. Good. Okay. The bad thing which I always need to keep in mind, maybe I am wrong. You know, because in the first case, which the good thing, dollar will come down. Okay, average person will become much richer. Markets might not go anywhere, but that doesn't matter to most of the people. Okay. If dollar index starts rising, he does something wrong really on tariff. He doesn't listen to the council around him. I think he's listening. That's why you still don't have any tariff till now. He's listening to people around. He doesn't listen to everybody.
एंड पीपल बिकम, पीपल वांट कि यार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि यार मैंने तेरे को वोट करा था कल, मुझे आज से फ्री पैसा मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ revolution part of the world and something that if these things do not follow a proper timelines, then you will be in a serious trouble. You can get into stagflation or a deflation or outright. Actually, it's only the US president's action and the timeline of those actions which will determine the fate of global markets in the coming years. Because ultimately हमने देखा ना, डॉलर इंडेक्स हायर होता है तो सारी एसेट्स टूटती हैं, डॉलर इंडेक्स लोअर होता है तो सारी एसेट्स ऊपर जाती हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल भी हो जाए तो भी मार्केट्स अच्छी चलनी चालू हो जाती हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो गुड थिंग, आई एम वेरी bullish about US and Indian economy. Forget the market. People tell me good economy means good markets. किसने बोला ये चीज? चाइना में 15 साल में उन्होंने per capita GDP क्वाड्रपल कर दिया, markets were flat. DAX is at an all-time high, but we know that Germany is in depression. Right. Money can either go to real economy or it can go to financial markets. Both in India and only few people, because the money was in financial markets. Now both these countries wants to embark on a journey for an average person in their country to make a better life for average person in their country. And that's okay, so India and US is in focus. Gold, dollar, Trump, manufacturing, नहीं गोल्ड tariff. 25,000 टन गोल्ड है इंडिया में। एक्चुअली इंडियन हाउस वाइफ आर द बेस्ट इन्वेस्टर्स। आई एग्री। 25,000 टन गोल्ड, पिछले साल का मार्केट प्रॉफिट अलोन इज मोर देन $1 trillion. Does it matter what is happening in Indian equity markets? I do not know why people just break their head on 99 से टिल डेट 2025 तक के वर्ल्ड का सिर्फ एक मार्केट है निफ्टी जिसने गोल्ड को 0.9% से बीट किया है। ओनली निफ्टी इन द वर्ल्ड जो गोल्ड को बीट कर रहा है। अदरवाइज सारे मार्केट जो है उस लिहाज से आप देखें तो गोल्ड को बीट नहीं कर पा रहे। मैंने एक बार अपनी मजाक में कहा था कि बहुत बड़े फंड मैनेजर से बेटर तुम्हारी हाउसवाइफ्स है जो कुछ भी नहीं बस गोल्ड लो रखो और आराम से। और इंडिया में क्या रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा गोल्ड है क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी। तो कौन परेशान हो रहा है ये बाजार टूटने से? एक्चुअली परेशान कौन हो रहा है मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं। ओके, द एवरेज वेल्थ ऑफ इंडियन हैज एक्चुअली गॉन अप एंड नाउ इफ दे गेट जॉब्स आल्सो एंड ऑल एंड काइंड ऑफ थिंग देन इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो रितेश भाई शो खत्म करूं उसके पहले मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं और ये आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं। आपने एक बीच में बात कही थी परसेप्शन इज द रियलिटी। और मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं कि मैनेजिंग पीपल इज द मैनेजिंग इकोनॉमी। अब ये दोनों फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, राइट? तो हम लोग किस दिन समय निकाल के इस पे थोड़ा फिलोसफिकल अंदाज में बात करेंगे कि मैनेजिंग पीपल इज द इकोनॉमिक्स एंड परसेप्शन इज द रियलिटी। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो किसी दिन इस पे डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। रितेश भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बड़े पर्टेनिंग क्वेश्चन थे कि गोल्ड में क्या हो रहा है, सिल्वर में क्या हो रहा है, टैरिफ का क्या होगा, ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं। तो ये सब मेरे ख्याल में इस शो को देखने के सुनने के बाद उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए होंगे। अब बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उनको। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए, और होपफुली कि लोगों को बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बहुत